ट्रस्ट को वक्फ में तब्दील करें। वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि ये कितना बड़ा मसला है और मालूमात किस तरह होना चाहिए लोगों को। तो एक तो ये है कि एक मस्जिद का कॉर्पस था, उन्होंने उसको फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है। बहुत बड़ा कॉर्पस है तो जाहिर से बात है कि उन लोगों को पता नहीं है, इन्वेस्टर अवेयरनेस नहीं है कहाँ पर, तो सेफ रहने के लिए रखा है। और अब वक्फ बोर्ड वाले कहते हैं कि इसको ट्रांसफर करें। लीगली तो खैर अलग बात है, लेकिन मैंने अपने दिल में ये सोचा है कि पहली चीज ये है कि इस ट्रस्ट जो मस्जिद का पैसा है वो इंटरेस्ट कमा रही है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। दूसरी बात यह है कि क्यों कर रहे हैं वो, इंटरेस्ट के ऊपर सेफ रहने के लिए। अब इससे हो रहा है क्या कि कॉर्पस अमाउंट जो है, महंगाई जिसको कहते हैं या इन्फ्लेशन जिसका जो उसका आपने जिक्र किया, तो तकरीबन 6% के करीब है साल। तो एक सिंपल वर्ड्स में एक आसान तरीके से समझाने का तरीका ये है कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू 54 होगी, क्योंकि 6% जो है इन्फ्लेशन है। अब अगर आप ये फंड्स ट्रस्ट को जो है अगर वक्फ में दें तो वक्फ वाले 7% जो है फीस लेते हैं या उन लोगों की चार्जेस लेते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हर साल 6% इन्फ्लेशन और 7% वक्फ की फीस देने के बाद में 13 रुपये कम हो रहे हैं। तो उसका मतलब यह है कि 87 रुपीज हो रहा है। अब इतनी बड़ी रकम का अगर 100 का जैसे 87 हो रहा है हर साल, और ये कई साल तक अगर चलता रहा, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना नुकसान है अपनी कौम का। तो इस वजह से पैसे की हिफाजत और इस जो सेमिनार जो आज कर रहे हैं, हम जो वेबिनार कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मकसद ये था कि ये लोगों को अवेयरनेस दिलाएं। अब रहा क्या, हमारे पास आजकल के हालात क्या हैं और कैसे ये जो है सो, एक मिनट, कैसे कैसे हम इस हालात से निपटें, कैसे हम हालात से निपटें और आजकल के हालात क्या है। तो आजकल के हालात में सबसे पहले देखिए, कॉमन प्रैक्टिस ये है कि रिस्क अवर्स है। यानी मैनेजमेंट में चाहे ट्रस्ट हो या ट्रस्टी हो जो भी हो, वो रिस्क अवर्स है। यानी मतलब कि रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि पब्लिक का पैसा है, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते। और अगर रिस्क न लें वो, तो फिर कैसे काम होगा। तो जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि एक अमानत है, और उन्होंने जो बहुत अच्छा सेंटेंस जो यूज किया कि दिस अमाउंट इज इंटरेस्टेड टू द पर्सन एज एन अमीन must act in the best interest of the person who has invested the amount or who has entrusted them with this responsibility. उसका मतलब ये दूसरा तरीका ये है कि फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपको जिसने अमीन बनाया है उसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम किए, और उस बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने के लिए आपकी ये जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास अक्सर लोग इग्नोरेंट है, यानी उन्हें मालूमात नहीं है। मालूमात, क्योंकि फाइनेंस का तो बिल्कुल मालूमात नहीं है, तो उस वजह से वो लोग समझ में नहीं आता, और सेफ एक जमाने से सोचते आए हैं फिक्स डिपॉजिट में रखें, बैंक में पैसा रखें तो सेफ है। बस वो एक ही चीज जहन में उन लोगों के, और ना कभी मालूमात किए हैं ना कुछ देखे हैं। दूसरा ये है कि अब उसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है या ऑफिस बेरर्स है, उन लोगों को इन्वेस्टर अवेयरनेस का प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, चाहे वो भले पर्सनल हो या चाहे अपनी ट्रस्ट के लिए या जो ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के लिए हो। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ऑफिस बेरर्स के लिए, जो एनजीओ के हैं या मैनेजमेंट के लिए। दूसरा, हमने एक और किसी से बात भी की है, तो हमने देखा है कि वो लोग डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है, या तो डिसीजन मेकिंग है ही नहीं। मतलब ये है कि एक ठीक है कमेटी में बात करेंगे, मैनेजमेंट से बात करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट में इसको समझने वाले बहुत कम है। और जैसे मैं बताया कि जो रिस्क लेने के लिए बिल्कुल रिवर्स कवच है। तो होता क्या है, दूसरी तरफ से दूसरा तरीका और एक होना चाहिए कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए या ऑडिटर के पास गए, तो उन्होंने बताना चाहिए कि जैसे शार के वक्त पे आप ये फिक्स डिपॉजिट में क्यों रखे हैं या कम उसमें क्यों रखे हैं, इसके बजाय कुछ आप इन्वेस्ट करें। वो भी नहीं बताते हैं। उसकी वजह यह है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक मिनट, आई मीन ये स्क्रीन, कैन यू सी द स्क्रीन?
नो शकी सर, योर स्क्रीन। एक एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी। नो, स्क्रीन इज नॉट शेयर। ठीक है, अब आ रही है स्क्रीन? नो। यस यस, नाउ। आई कैन सी द स्क्रीन। यस यस यस, ओके। यू कैन कंटिन्यू। ओके, सो मैं ये बता रहा था कि अक्सर ये देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट अप्रोच नहीं होता है, और चार्टर्ड अकाउंट्स भी इसको नहीं बताते। तो इससे होता है कि फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है। फिक्स डिपॉजिट में जब इनकम हो तो उसको टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट हो, यानी मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें, 5 इयर्स 10 के लिए रखें, तो जो अक्रूड इंटरेस्ट होता है और जो मुद्दत खत्म होने के बाद में जो पैसे मिलते हैं, दैट इज टैक्सेबल। दूसरा तरीका है कि इसका कॉमन सा तरीका ये रखते हैं कि सेफ अकाउंट जैसे करंट अकाउंट में या सेविंग्स अकाउंट में रखें। अब आप ये बताइए कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट में रखें तो एक तो पहले ये है कि जो सो उम्मत को उसको फायदा नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि दूसरों उम्मत को उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि आप रखे हुए हैं और जो सो फंड्स को जो सो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी कैसे पूरी हुई, जो रिस्पॉन्सिबल है उनकी जिम्मेदारी कैसे पूरी हुई, ये सोचना चाहिए। अब रहा ये कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है, खासतौर से एनजीओस में लोग ये कहते हैं कि स्पेसिफाइड एसेट्स में डालें। स्पेसिफाइड एसेट का मतलब ये है कि जो सो डेट इंस्ट्रूमेंट से सारे के सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या जो सो फिक्स डिपॉजिट है, इस तरह के हैं जो बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर उन चीजों का जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनका, डेट वाले जो है जहां पर फिक्स्ड इनकम मिलती है, जो हलाल नहीं है, जो हमारे लिए मुनासिब नहीं है, उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं, बल्कि सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूं जहां पर कोई एक सेक्शन है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और सबसे बेहतरीन तरीका म्यूचुअल फंड्स का है। तो अगर म्यूचुअल फंड्स या आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको म्यूचुअल फंड्स की भी ऑप्शंस है, गोल्ड सिल्वर है, ईटीएफ है, स्टॉक्स है, ये सब की इजाजत है। कुछ देर के बाद आप देखेंगे स्लाइड्स और मैं बताऊंगा आपको सेक्शंस कि किस किस सेक्शन के तहत इसकी इजाजत दी गई है। लेकिन यहां पर जब आप इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं और फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं, तो मेरा कहना यह है कि पहली सीढ़ी जो है म्यूचुअल फंड्स होना चाहिए, जो बिल्कुल कम रिस्क होता है, और उसमें स्टार्ट करना चाहिए। जब आपको मालूमात हो तो देन यू शुड गेट इनटू द अदर एसेट क्लासेस। लेकिन इस वक्त सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात करना चाह रहा हूं मैं, जब तक के उसके लिए। अब रहा ये कि जैसे मुस्लिम साहब ने बताया कि अगर डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं जो कॉमन है हमारे लिए, किस किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आमतौर से हलाल हराम को छोड़ें आप, लेकिन आमतौर से ये कहा जाता है कि फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं लोग। तो फिक्स डिपॉजिट में अगर रखें तो फिक्स डिपॉजिट में जो इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन के बराबर आता है। मतलब ये कि आप अगर इन्फ्लेशन 6% है, इन्फ्लेशन से कुछ 6 से कुछ कम मिलेगा या 6 से ज्यादा मिलेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इन्फ्लेशन गोल्ड में रखें। अगर गोल्ड में रखें तो हर वक्त इन्फ्लेशन से ज्यादा आएगा। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। हाँ, गोल्ड में भी कभी दाम कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, बट वो पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो एवरेज ये कह सकते हैं एज ए थंब रूल कि इन्फ्लेशन से 1.5% ज्यादा मिलेगा। मतलब ये कि अगर इन्फ्लेशन 6% है तो 7.5% तक आप उम्मीद रख सकते हैं। तीसरा है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में यह है कि अक्सर लोग समझते हैं कि रियल एस्टेट में जो है ज्यादा मुनाफा है और उसमें रखना चाहिए। जहां तक एनजीओ ट्रस्ट की बात है, या तो वो क्रिएट करते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदते हैं, नहीं तो अक्सर ट्रस्ट और जो है सो वक्फ प्रॉपर्टीज जो है उनके पास प्रॉपर्टी पहले से ज्यादा है, विच इज अ लो रिटर्न काइंड ऑफ एन एसेट। अब ये एक और सवाल है कि क्या आप वक्त की प्रॉपर्टी या ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बेच के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल एसेट में, ये एक सवाल है। लेकिन पहले समझना ये चाहिए कि हमारे पास सरप्लस फंड जो है पहले उसको फाइनेंशियल एसेट में डालें, मतलब ये कि शेयर्स में या म्यूचुअल फंड वगैरह में। तो उस सब्जेक्ट को मैं अभी इस वक्त टच नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये कहता हूं कि रियल एस्टेट बहुत कम रिटर्न देता है, जैसे इन्फ्लेशन प्लस 3। तो समझने के लिए फिर अगर इन्फ्लेशन 6% है तो आपको प्रॉपर्टी 9% देगी। इसमें टैक्स रेट भी 20% है।
तो अब एक चौथा जो ऑप्शन है इक्विटी है, जो स्टॉक मार्केट में है। ये एक एवरेज इन्फ्लेशन प्लस 7 का आप रख सकते हैं अंदाजा। सो उसका मतलब है कि अगर 6% इन्फ्लेशन है तो यू कैन एक्सपेक्ट अबाउट 13%। सो 12 to 15% इज अ रेंज दैट वी टॉक अबाउट, कि जैसे आपको 12 से 15% तक मिलता है, बट ओवर पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। सो एवरीथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज फॉर लॉन्ग टर्म। अब इसके बाद में अगर आप देखें तो कौन से म्यूचुअल फंड है, ये सबको पता है। आजकल जो स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों को पता है कि टाटा और एथिकल फंड और टॉरस एथिकल फंड दो शरिया कंप्लायंट फंड है, और उसका रिटर्न मुफ्ती साहब ने भी बताया है आपको। फिर एक बार दोबारा देखने के लिए ये मोस्ट अप टू डेटेड फिगर्स हैं कि आप इसमें देख सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट जो 6-7% देता है, उससे कई ज्यादा है ये गुना, कई ज्यादा गुना। मैं वापस फिर उस सवाल के ऊपर आऊंगा कि जो जिम्मेदार हैं, जो मैनेजिंग कमेटी में हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में रख के, या पैसे को करंट या सेविंग्स अकाउंट में रख के? ये अपने आप को दिल जोड़ के आपको पूछना पड़ेगा अपने आप के लिए कि क्या मैं सही काम कर रहा हूं। डरते तो हैं आप कि लोगों की अमानत है, और अमानत में जैसो कहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोगों की अमानत है, बल्कि आप फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं, और अल्लाह ताला आपसे सवाल नहीं करेंगे। ऐसा अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे अगर आप उम्मत के लिए या जो पैसा दिया हुआ है, जो आपको अमानत दिए हुए है, उनकी रिस्क के लिए डर के अगर आप जा रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं, तो जरा सोचिए आप कि अल्लाह ताला कितना बड़ा सवाल करेगा, और उस वक्त आप क्या जवाब देंगे। तो या तो जिम्मेदारी जिसको दी है उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उसको चाहिए कि सारे मालूमात करें, यहां तक कि एक अगर यतीम की भी क्या माल भी है आपके पास, तो यतीम के माल को उसके फायदे के लिए जो सा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो कम ना हो जाए। जब इतनी जरूरी जिम्मेदारी आ जाती है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे पर, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी। ये बहुत बड़ी चीज है, ये इसकी बहुत जरूरत है, और खासतौर से हमारे कौम में, खासतौर से एनजीओ वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो आपने देख लिया है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ पर 33%, 1921 के ऊपर ना जाए आप, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा मिला तो बहुत अच्छा है, लेकिन उम्मीद कम रखना चाहिए। और उम्मीद कम के अंदर मैं इसीलिए बताया कि 12 और 15% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। अब जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि इसका सर्टिफिकेट भी है शरिया स्कॉलर से, तासीस के पास से सर्टिफिकेट है टाटा एथिकल फंड का, और उसमें मुफ्ती साहब भी जैसे बताया कि वो भी जो उसमें बोर्ड में है। तो आपको ये पूरा इत्मीनान होना चाहिए कि एक रेगुलेटर के अंदर है ये, दूसरा ये है कि शरिया सर्टिफिकेट शरिया बोर्ड से दिया हुआ। तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, बल्कि सारे एनजीओ के लिए। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कौन से एनजीओ है, कितने किस्म के हैं, और उनके लिए क्या क्या चीजें। पहला, मस्जिद। मस्जिद में मैनेजमेंट जो होता है, मस्जिद का मालिक तो अल्लाह ताला है, लेकिन मैनेजमेंट जो होता है दो किस्म के होते हैं, एक ट्रस्ट, दूसरा वक्फ बोर्ड। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं आपसे जिक्र किया, एक मस्जिद ट्रस्ट के थ्रू चल रही है। अब ये ट्रस्ट ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के पास पैसा होता है, और ट्रस्ट को कोई रुकावट नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर देम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो कॉर्पस जो है ये अमानत है अल्लाह ताला की, तो आप इसको ट्रस्ट को, जिसका पैसा भी आप लगा सकते हो। वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आता है, सेक्शन 77। लेकिन मैं कुछ तफसील देखा हूं और स्टडी किया हूं, और मैं बड़ी उससे जिम्मेदारी से बोल सकता हूं कि वक्फ बोर्ड का पैसा भी म्यूचुअल फंड में लगाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड का, फिर रिपीट कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड का पैसा भी म्यूचुअल फंड में लगाया जा सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड में होते कौन है? सब हमारे लोग हैं, जिम्मेदारी हमारे लोगों को दी हुई है। लेकिन वक्फ का पैसा कहीं लगा हुआ है क्या? कहां पर लगा हुआ है? गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट माइनॉरिटीज को देती है ज्यादा, कहां पर लगाना है रख सकते हैं। साल भर का अगर फंड आया आपके पास, शादी के लिए हो या किसी और के लिए हो, यहां तक कि हज कमेटी का पैसा भी, अगर हज कमेटी है, हज कमेटी का भी पैसा माइनॉरिटीज में आता है, और उनको इजाजत है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने की म्यूचुअल फंड। अब रहा एक, मुझे याद है एक वक्त कोई माइनॉरिटी कमीशन था, जो कुछ पहली गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने इजाजत ली थी, और मेरे पास उसका शायद होगा कि ये पूरा अप्रूवल था गवर्नमेंट से कि माइनॉरिटीज का पैसा जो है सो आप जहां चाहे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। लगाए नहीं लगाए वो अलग बात है। दूसरा रहा कि ट्रस्ट।
ट्रस्ट जो है, चाहे रिलीजियस ट्रस्ट हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, देयर इज नो सेंट्रल एक्ट फॉर ट्रस्ट, आइदर दिस अ प्राइवेट ट्रस्ट और अ पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट दोनों इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 के सेक्शन 20 के अंदर इसकी गवर्नेंस थी। अब रहा ये कि क्या ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट हो या पब्लिक ट्रस्ट हो, कैन दे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? मैं बहुत सिंपल अल्फाज में यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया हूं और बता रहा हूं कि ऑल प्राइवेट ट्रस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विद अ मार्केट कैप ऑफ मोर देन 5,000 करोड़। मार्केट कैप की होता है कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मार्केट वैल्यू, यानी उसकी प्राइस जो है उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो उसको मार्केट कैप कहते हैं। तो 5,000 करोड़ का जिसका मार्केट कैप है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर 65% इक्विटी में हो। बाज डेट फंड भी होते हैं, बाज फंड्स ऐसे हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि इक्विटी भी होते हैं, डेट भी होते हैं। तो अगर इक्विटी और डेट दोनों हैं तो जहां पर 65% इक्विटी एलोकेशन है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट फंड्स यानी कि इंडेक्स फंड्स की तरह है ये जो सब पैसिव फंड्स है, जैसे मुझसे साहब ने बताया कि पैसिव और एक्टिव में, तो म्यूचुअल फंड्स एक्टिव में भी कर सकते हैं, एक्सचेंज रेटेड फंड जो पैसिव है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब रहा ये कि ऐसे फंड्स में पहले एक कुछ साल पहले ये था कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कुछ स्कीम थी, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए खास स्कीम थी, तो उस खास स्कीम में ही इन्वेस्ट कर सकते थे। फिर बाद में चेंज ये आया है कि कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या म्यूचुअल फंड कंपनीज कुछ खास म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसे लिए जो कमिश्नर ऑफ ट्रस्ट जो अप्रूवल लेके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आज के दिन हर जो इक्विटी फंड है, हर फंड में जैसे हर स्कीम में जैसे पूरे ट्रस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब रहा ये कि आप क्योंकि इक्विटी में करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप शरिया कंप्लायंट फंड में डालना चाहिए, और उसमें चॉइस ये है कि म्यूचुअल फंड में देख रहे हैं तो टाटा एथिकल फंड और टॉरस एथिकल फंड, जहां पर पास ये 1982 का जो सो जनरल वो है गवर्नेंस है फॉर ट्रस्ट। लेकिन अगर आप देखें तो बास क्या नाम स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, उनके पास एक चैरिटी कमिश्नर है। तो जब चैरिटी कमिश्नर है तो चैरिटी कमिश्नर से जैसे आपको इजाजत लेनी पड़ती है। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 है, तो महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के अंदर जो सब महाराष्ट्र के ट्रस्ट आते हैं। ये एक कंफ्यूजन जो ऑडिटर्स में और चार्टर्ड अकाउंट में है कि वो लोग ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, स्टडी नहीं करते हैं। तो हमने पूरा स्टडी किया है कि इसको कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आ रहे थे, तो हमने चेक किया तो महाराष्ट्र पब्लिक एक्ट में बास अगर आए भी, यानी अगर ट्रस्ट महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में भी हो, अगर 19 महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में कोई और कानून हो, तो स्टेट पब्लिक ट्रस्ट एक्ट सुपरसीड्स व्हाट इज रिटन इन द ट्रस्ट डीड। तो अगर आपकी ट्रस्ट डीड में अगर लिखा हुआ है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और महाराष्ट्र आपकी इजाजत नहीं देती है तो आप इजाजत नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब थोड़ा और आगे जाए। अगर इसमें और अगर डीप स्टडी करें तो वी फाइंड दैट ऑल ट्रस्ट कैन इन्वेस्ट हियर। दिस इज द रेफरेंस। अगर चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड दिस। आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई ऑडिटर के साथ डिस्कस करें आप, और अगर उनको कोई डाउट्स है तो वी कैन प्रोवाइड इट। वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड द चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प टू क्लैरिफाई दिस क्वेश्चन। मुझे बम्बई में एक इंसिडेंट हुआ जहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो चार्टर्ड अकाउंट ने कहा कि नहीं कर सकते आप। देन वी गिव अ रेफरेंस, 2-4 मैसेजेस वगैरह एक्सचेंज हुए, डिस्कशन हुआ, टेलीकॉल हुआ, एंड इट वाज कन्विंस्ड, शी वाज कन्विंस्ड that yes we can। तो मतलब बोलने का है कि don't go by that thumb, don't go by the general statement of chart accounts or what they say। पहले मैनेजमेंट को डिसीजन लेना चाहिए कि yes we need to come out of this fixed deposit and we need to make an investment। अगर फर्स्ट करिए कोई महाराष्ट्र के जैसा या मध्य प्रदेश में they don't allow, the trust deed does not allow, or Maharashtra doesn't allow, you know, then you can amend the trust deed। और अमेंड टेस्ट रीड करने के लिए कुछ नहीं लगता है, एक एजीएम की मीटिंग होना और उसके अंदर रेजोल्यूशन पास करें, और उसका स्टेट पब्लिक ट्रस्ट सुपरसीड्स व्हाट इज रिटन द ट्रस्ट डीड। जैसे मैं आपको बताया कि अगर ट्रस्ट डीड में अलाउड नहीं है, अलाउड है, और स्टेट पब्लिक ट्रस्ट अलाउड नहीं करता है, तो आप एक रेजोल्यूशन पास करें एंड इट विल बी डन। अदर इन्वेस्टमेंट्स आर पॉसिबल इफ द चैरिटी कमिश्नर अप्रूव्स इट।
जैसे मध्य प्रदेश में या कोई दूसरे हैं, उनसे आप अप्रूवल ले सकते हैं. अगर इफ इट इज नॉट अलाउड ऑल्सो यू कैन टेक एन अप्रूवल, एंड द चैरिटी कमिश्नर इज बाउंड टू डिसाइड ऑन द एप्लीकेशन विद इन 3 months. ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन लगाए और उसका पड़ा हुआ है, नहीं. ही इज बाउंड टू रिप्लाई विद इन 3 months. If you do a follow-up, take the initiative whether to find out whether do you require charity commissioner's approval or not. That is the first step. ट्रस्ट डीड में नहीं है तो आप जो अप्रूवल करा सकते हैं. यू कैन पास अ रेजोल्यूशन, देन चेकअप विद द कमिश्नर. इफ इट इज द कमिश्नर इज देयर एंड इफ दे अलाउ इट्स फाइन, एंड नॉर्मली ये जो लोग अलाउ करते हैं कोई मसला नहीं है. उसके बाद में देन यू कैन मेक स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट. सोसाइटीज बेसिकली मस्जिद के, जैसे मैं बताया, मस्जिद या वक्फ होता है, ट्रस्ट होता है. थर्ड वन जो है सो सोसाइटी होती है. तो सोसाइटीज ऑल्सो कैन इन्वेस्ट. दे कम अंडर द स्टेट सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड दिस इज स्टेट लेवल. ये सोसाइटीज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. कई सारे हमारे सोसाइटीज ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. दे आर कलेक्टिंग मनी, स्मॉल deposits, interest-free deposit या return-free deposits, and then they're lending to small traders at a low cost, which means that they are giving only for at a cost, operational cost वगैरह का. तो इस तरह से दे रहे हैं वो. तो अगर वो दे रहे हैं, उनके पास surplus funds है, तो it is lying there, unutilized, uninvested. यहाँ पर एक एक्सपीरियंस मेरा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. बहुत साल पहले 30-40 साल पहले जब मैं बैंक में काम करता था, तो आंध्र बैंक में काम करता था, और उस वक्त मेरी पोस्टिंग तिरुपति टीटीडी में भी पोस्टिंग हुई है. उस वक्त का मुझे आज से 40 साल या 50 साल का पहले का वाकया है, और आई इट स्टिल रनिंग. आई हैव सीन दैट उन लोगों के पास जो प्रसाद के लड्डू होते हैं, वो लड्डू जैसे टोकन की तरह या जैसे कूपन की तरह बैंक काउंटर लगा के बेचता है एट 10 रुपीज. और दूसरा एक आइटम तो मुझे याद आ रहा है कि दे कैन गो एंड डू अ स्पेशल दर्शन फ्रॉम बिहाइंड एंड यू नीड टू पे 25 रुपीज. तो ये लड्डू और दर्शन के जो टिकट्स होते हैं या कूपन्स होते हैं, द बैंक यूज्ड टू कलेक्ट दिस अमाउंट, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे यूज्ड टू पुट इन फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड. And that longest period at that time was 10 years. तो मतलब ये है कि वो कलेक्शन करके फौरी तौर से इन्वेस्ट करते थे एक, and they used to invest for the longest period. और हमारे पास ये है कि उसके बरक्स कि हम सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए हैं, या फिक्स डिपॉजिट में, या करंट अकाउंट में. इसको सोचने की जरूरत है. आई एम शेयरिंग दिस ओनली बिकॉज आई हैव सीन इट देयर. आजकल के सिक्योरिटीज में अगर आप फाइनेंस में बात करें, तो वी हैव गॉट समथिंग लाइक ओवरनाइट डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटीज. मतलब ये सिर्फ रात के लिए आप रखे पैसे सिक्योरिटीज हैं. दिस इज कॉल्ड ओवरनाइट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट, व्हाटएवर यू कॉल इट. बट इसी का इस्लामिक फाइनेंस के अंदर भी एक सुकूक का इंस्ट्रूमेंट आया है. इस वक्त सुकूक इंडिया में नहीं है, लेकिन अगर हम लोग सब शरीक हो तो इंशाल्लाह सुकूक का भी इंस्ट्रूमेंट आ सकता है. यहां पर मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि लोग, दूसरे लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और पैसे का काम है इन्वेस्ट करना और उसको बेकार नहीं रखना. तो सोसाइटीज भी अगेन दे कैन इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट, दे कैन इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड, दे कैन इन्वेस्ट इनटू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इंडेक्स फंड्स. मैं दूसरे उसका नेक्स्ट आती है एक एनजीओ जैसे रजिस्टर सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी में भी ये है कि दे कैन इन्वेस्ट इनटू ऑल दीज थिंग्स, नो रिस्ट्रिक्शन. सिर्फ ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब कोई किसी ने सवाल किया कि हम जो सो स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं और ट्रक की ट्रेडिंग कर रहे थे, उसके बाद में हमारे को नोटिस आई, स्कूटी नहीं आई, और जैसे डिसअलाउ किए हैं और बताया कि ये जो आपकी इनकम है, सो वी आर गोइंग टू टैक्स ऑन दैट. तो इसमें एक बारीक सी चीज ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज विद एन ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर आप रोज ट्रेडिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो देन दे विल ट्रीट एज अ बिजनेस इनकम एंड दे विल टैक्स इट. अगेन आई रिपीट इट, अगर आपका कॉर्पस आप कहीं इन्वेस्ट किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ऑन दैट ऑब्जेक्टिव इज टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, इट इज अलाउड. मगर आप सेक्शन 8 कंपनी है लेकिन ट्रेडिंग कर रहे हैं या कुछ दूसरा कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस की तरह चला रहे हैं, so then that will be treated as a business income.
तो सिर्फ इतनी छोटी सी डिफरेंस के लिए मेरे तजुर्बे में आया है कि लोग कहने लगे, ऑडिटर्स कहने लगे कि इट्स नॉट अलाउड, बट वी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू सैटिस्फाई देम दैट यस इट इज अलाउड टू मेक एन इन्वेस्टमेंट बट नॉट फॉर ट्रेडिंग। अब टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा क्या? क्या ये है टैक्स एग्जम्पशन की जो रेफरेंसेस है कि यस इट इज अलाउड अंडर सेक्शन 11(5) और 12 उसके अंदर ये रेफरेंस है पूरा कि इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स इश्यूड अंडर द स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड रेफर्ड टू इन क्लॉज 23D of section 10 of the income tax 1961. This is the reference for income tax. जहां 12 पे परमिशन है आपके पास, तो yes this is the one where it is exempted from income tax. कौन कर सकते हैं ये? ऑल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज, जो सोसाइटीज स्कूल चलाते हैं, कॉलेजेस चलाते हैं, propagating education to masses, those societies are also eligible for this. Institutions providing financial assistance to colleges, schools, education institutions, और बहुत सारे हो सकते हैं. अगर if there is some charitable hospital जो आप कर रहे हैं तो they will also get it. This is normal. ये एक यहां पर एक स्लाइड मैंने बनाया है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है. It is just an example for you to see how it works. 2008 2008 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया और सरप्लस फंड्स जो था they invested into the mutual fund. Whenever they wanted, they withdraw the money, they put the money back again, and it went on from 2008 till 2024. इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट लाइन देखिए, इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड टोटल ऑफ 36,31,000 राइट फ्रॉम 2008 टिल टुडे. द रिडेम्पशंस दैट डन यानी पैसा निकाला जो है वो 35,86,496. तो मतलब ये कि तकरीबन पूरा पैसा निकाल लिया उन्होंने, और उनका सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट रहा 44,769 पिछले 2008 से 24 तक. The current value of that investment is 16,61,000. And the return they have got is 13.62% per annum. So agar aap, this is a very good example to showcase and show you that if you have surplus funds, if you had invested, and if it withdrawn also for your expenses, whatever it is, over a period of 11 years or whatever it is, you would have got 13.62%. Think about it. कितना बड़ा फर्क पड़ेगा हमारी उम्मत का पैसा जो दिए हुए है. If you need, we can show you and demonstrate to you that this is a real study case where they have invested and got it. I hope this will be an encouragement. ये दूसरे लोगों के लिए एक अच्छी मिसाल है. They should take it out, wake up, go to the management committees, talk about it. If you have any questions, please ask us. We will help you out. SIP. SIP तो सबको कॉमन है, पता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. और आप अगर इन्वेस्ट करें अगर 25,000 महीने को और 11 साल तक इन्वेस्ट करें तो देन यू वुड हैव गॉट 85,99,000. यहां पर मैं सिर्फ एक दो चीजें बताना चाह रहा हूं. दिस ग्रीन लाइन इज द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड 25,000 पर मंथ. येलो लाइन इज अ प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब ये कि कभी नीचे हुआ कभी ऊपर हुआ. तो अगर आप देखें कि आपका लॉस जो था इट वाज ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल. एंड विच ईयर इज दैट? 2020, कोविड में. तो थोड़े अरसे के लिए कोविड में जब मार्केट 30% गई है डाउन, दैट टाइम देयर वाज स्मॉल, बट अदरवाइज दिस ब्लू लाइन इज द वैल्यू ऑफ द फंड ओवर पीरियड ऑफ लाइफ 11 years. तो अगर आप 25,000 रुपये महीने को डालते और अगर आप 11 साल तक डालते तो इट वुड हैव बीन 33,000. द वैल्यू ऑफ दैट टुडे वुड बी 85,99,000. अब आप देखिए कि करंट अकाउंट में कितना पैसा है आपका. अगर आपके पास रेगुलर इनफ्लो था तो आप जैसे रेगुलर इनफ्लो था तो जैसे आप उससे 25,000 निकाल के डाल सकते थे क्या, एंड हाउ मच मनी वुड हैव ग्रोन. एक और बात यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि मुफ्ती साहब ने जो कहा कि सरप्लस फंड जो साल के आखिर में जो है सो ऑडिटर्स कहते हैं कि इन्वेस्ट करें और लिया कि फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इट. ट्रस्ट हु हैव गॉट exemption, they need to spend 85% of the collections during the year. They have to spend a minimum. Any surplus fund which is left over, that is 15% जो बच गया आपका, that you can invest.
और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो यू नीड टू सेंड अ फॉर्म 10 फॉर्म विच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉर्मली डू, क्योंकि उनके लिए भी एक बर्डन है कि आखिरी उस पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कितना सरप्लस हुआ। So they have to take a special permission from the income tax authority to say that we have a project, we are not able to utilize the funds, and we are submitting Form 10A with an undertaking that we are going to use these funds for the project in the next financial year. How does it affect हमारी इन्वेस्टमेंट की बात? आप पास रेगुलर कॉर्पस जो आ रहा है उसमें से आप 15% एलोकेशन आप निकाल के अगर रख दे या एसआईपी कर ले, तो ना तो आपको ये प्रॉब्लम होगी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स, nor will the chartered accountant have a problem, not that you have to get a permission, special permission submitting Form 10. एक और एक फायदा, अगर आपके पास कॉर्पस हो, आई थिंक लेट मी गेट इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। अक्सर एनजीओस में या ट्रस्ट में व्हाट वी हैव इज ज़कात का पैसा आता है, हदिया का पैसा बहुत कम होता, हदी के काम के लिए पैसा कोई देता ही नहीं है, ज़कात के लिए पैसे देते हैं, और ज़कात का पैसा भी जो है सो आखिरी रमजान में आता है। नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर एंडिंग जब होता है, सो मार्च या अप्रैल में से रमजान आता है, तो देन यू गेट लॉट ऑफ फंड्स एंड देन यू हैव दैट सरप्लस फंड, एक्सेस अमाउंट, एंड वी हैव नॉट प्लान फॉर इट, हाउ टू इन्वेस्ट और व्हाट टू डू। सो यू गो बैक टू द कमिश्नर एंड देन से दैट आई हैव गॉट एक्सेस फंड, फॉर्म 10 भरते हैं और आप वो करते हैं। उसके बजाय आप रेगुलरली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग, दैट इज बिगनिंग ऑफ द ईयर, अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते होते, सो दैट इट टेक्स केयर ऑफ द सरप्लस अमाउंट व्हिच इज देयर एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट वुड हैव बीन बेनिफिशियल। तो ये चीजें, दीज आर स्मॉल टिप्स वेयर यू कैन इन्वेस्ट एंड देन मेक मनी फॉर द फंड, फॉर द एनजीओ इटसेल्फ, प्लस यू आर फॉलोइंग, और उसके सामने बरकत। कैश वक्फ, कैश वक्फ क्या है? Please have a look at these figures, so that you understand. You need to digest these figures. हजम होना चाहिए आपको ये फिगर्स, कि अगर आपने 50 लाख 2013 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता और उसका महीने को आप 25,000 मंथली इनकम की जैसा अगर आप विड्रॉ करते होते, और क्योंकि महंगाई 6% है, तो 25,000 को हर साल आप 6% से इंक्रीज करके विड्रॉल करते रहे, तो 11 साल में आपने 46,81,323 विड्रॉ। आपका असल इन्वेस्टमेंट 50 लाख था, you have drawn 46,81,323. Can you believe that the balance amount after that will be 1,60,65,536? These are not हवाई बातें नहीं है, हवाई फिगर नहीं है, ये टाटा एथिकल फंड के स्टैटिस्टिक्स है, पास्ट हिस्ट्री है, people have invested and we have gone in, and the return is 16.1. So how can we use this? अगर आपका महीने का खर्चा, भाई चले एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर आपके पास जो ट्रस्ट है या एनजीओ है, मस्जिद ले लें, चले मस्जिद के इमाम की सैलरी 25,000 है, एक बार आप इन्वेस्टमेंट करें और उसका महीने को महीना आप 25,000 विड्रॉ करते रहे, तो महीने की इमाम की और मौजन की भी सैलरी निकल जाएगी। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, वैसे तो बहुत कम देते हैं जो नहीं होना चाहिए, तो जैसे आप उनकी सैलरी भी बढ़ा सकते हैं हर साल 6% के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है आपका, और पैसा इज ऑल्सो, मनी इज ऑल्सो ग्रोइंग। अब रहा ये, बाज लोग ये सवाल करते हैं कि पैसा रहता ही नहीं है। आप यहां पर, मुझे उनका याद आता, क्या नाम, वली रहमानी साहब, ही इज कलेक्टेड 7.5 करोड़ फॉर अ बिल्डिंग। मुसलमान देने के लिए तैयार है पैसा, अगर आप सही इस्तेमाल करें और सही मकसद बताएं। अगर मैं आज खड़े रह के बताऊं कि हमारे मस्जिद का जो सा खर्चा इतना है, उसके लिए हम डोनेशंस ले रहे हैं, तो आप देख ले कि कितना कॉर्पस जमा होता है, और उसका बताएं कि कॉर्पस हम जमा कर रहे हैं, टेबल ले आके बताएं कि वी हैव गॉट अ टारगेट ऑफ 50 lakhs which we're trying to collect, and this will be a hadiya amount, not a zakat amount, and it will be invested, and 25,000 will be the payment that we are going to pay to the imam. देखें आप कि मस्जिद के मुसल्ली कितने एक बार देंगे, ये एक बार लेना है आपको, हर साल पूछने की जरूरत नहीं है। हम हर साल पूछ रहे हैं, क्यों पूछे हम हर साल? व्हाई डोंट वी हैव अ कॉर्पस फॉर ईच ऑब्जेक्टिव, फॉर ईच गोल? एक और एक मिसाल देता हूं, आई थिंक मेस्को इज डूइंग दिस इन बॉम्बे। दे टेक डोनेशंस फ्रॉम द डोनर्स, collect a corpus, invest that amount, the returns from which they get it, they sponsor a student for education. तो अगर एक साल की मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए फीस है इंजीनियरिंग की,
तो 3 साल तक दे विल हैव पे दैट विड्रॉल अमाउंट फॉर द फीस ऑफ द चाइल्ड। 3 साल होने के बाद नेक्स्ट स्पॉन्सर आता है, सॉरी नेक्स्ट स्टूडेंट आता है, उसकी इंजीनियरिंग की फीस जो से पे हो रही है। दिस इज कैश वर्क। वी नीड टू थिंक अबाउट इट एंड डू इट। कैश वर्क में क्या होता है? कैश वर्क में यह है कि आप अल्लाह के नाम पे दे दिए हैं ये कॉर्पस, नोबडी कैन टच इट। यू मेक एन इन्वेस्टमेंट, okay, you make an investment, you're withdrawing at the rate of 6% with an increase every year, 6%। पैसा भी बढ़ रहा है, काम भी हो रहा है। अंग्रेजी में जो कहावत है, you have the cake and eat it too। What better thing that you can think of? मुफ्ती साहब ने जब सुना ये, उन्होंने कहा, किसी को कहा कि आप दुनिया में भी कमाना चाहते हैं, आखिरत में भी कमाते हैं, ता क़यामत आप कमाना चाहते हैं। Can we use these simple formulas for our community and the funds which are lying with NGOs and the corporations? If you have any questions, I'll stop here. If you have any questions, please ask. But cash box is an excellent product. Islamic finance में इतने अच्छी चीजें हैं, and there's absolutely no problem. Nobody can touch it. Cash box. पैसा आप जमा करें। कैन बी, एक दूसरे सवालात आते हैं जो आई डोंट वांट टू टच नाउ, बट आई विल लीव सम क्वेश्चंस इन योर माइंड। कैन वी सेल द प्रॉपर्टी? क्योंकि मैं बताया कि रियल एस्टेट की में से कम रिटर्न मिलता है और फाइनेंस में म्यूचुअल फंड वगैरह में ज्यादा मिलता है। सो दोस ट्रस्ट हैव गॉट प्रॉपर्टी, कैन दे सेल इट एंड इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? कैन वी सेल वक्फ प्रॉपर्टी एंड कैन इन्वेस्ट? बिकॉज इट्स लाइक, बिकॉज इट्स गेटिंग कब्जा हो रहा है लोगों का। रेंटल इनकम जो है बिल्कुल इट्स पीनट्स, और बड़े निकलता ही नहीं है, कोई किराएदार निकलता ही नहीं है वक्फ प्रॉपर्टी में से। These are some of the questions that I leave it to you. I'm not going to answer that. Maybe some interest is there. We can have a discussion on this panel. मुफ्ती साहब के साथ फिर बैठ के बात कर सकते हैं कि what is allowed in Sharia, what is allowed in finance. I think I'll stop here. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, आपने जो मौका दिया है। I hope this will change the thinking of our community leaders, especially who are NGOs, who are responsible for NGOs. And this last statement which I make it, it's a religious requirement of a Muslim to be invested. पैसा बेकार नहीं रखना चाहिए. Rather, it is un-Islamic to hold money or invest otherwise when a Sharia compliant opportunity is presented. ये कोई फतवा नहीं है, but this is my kind of a feeling which I have, and I hope this message goes to everybody. Jazakallah. Thank you very much.